हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाओं की स्टडी करेंगे। देखिए, अभी तक हमने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 पर वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और अध्याय 4 आपका 30% सिलेबस रिडक्शन के चलते हटा दिया गया है, तो उस पर हमने वीडियो नहीं बनाई है। और जो भी आपका थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेकर आएँ, इस पर हमने कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राथमिक क्रियाएँ होती क्या हैं। देखिए, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन जैसी क्रियाएँ आती हैं। आज भी जो भी विकासशील देश हैं उनमें बहुसंख्यक लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे हैं। विकासशील देश जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा देश, वहाँ के लोग ज़्यादातर प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधन जो भी होते हैं उनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। इसमें लोगों का जीवन प्राय साधारण तथा निम्न स्तर का होता है। देखिए, प्राथमिक क्रियाओं से लोगों की अर्निंग कम होती है, कमाई कम होती है, इसलिए उनका जो जीवन होता है वो साधारण तथा निम्न स्तर का होता है। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन जैसी क्रियाएं आती हैं। विकासशील देशों के लोग ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाओं पर डिपेंड होते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है और ज़्यादातर लोगों का जो जीवन होता है वो साधारण तथा निम्न स्तर का होता है। उसके बाद प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं एवं प्राथमिक क्रियाओं की विशेषताएं हमें बतानी है। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। यह क्रियाएं पृथ्वी के संसाधनों, जो पृथ्वी पर उपस्थित संसाधन होते हैं, जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, खनिज एवं जीवों के उपयोग से संबंधित होती हैं। इनका उपयोग करके प्राथमिक क्रियाओं से लोग लाभ उठा सकते हैं, जैसे भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि कार्य और खनन, ये सभी हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो भी प्रकृति से जुड़ी क्रियाएं होती हैं, जिनसे हम अपनी जीविका चलाते हैं, भरण पोषण करते हैं, वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो ये व्यवसाय परंपरागत होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते हैं। ये व्यवसाय पिछड़े क्षेत्रों में अधिक प्रचलित होते हैं। जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं, पुराने क्षेत्र या फिर जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, वहाँ पर ये व्यवसाय ज़्यादा होते हैं। इन क्रियाओं में मानव अपने जीवन यापन के लिए प्राकृतिक साधनों से सामग्री प्राप्त करता है। प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड होता है मनुष्य। प्राथमिक क्रियाकलापों के लिए मनुष्य में अधिक बुद्धि और कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये व्यवसाय सरल होते हैं। देखिए, ज़्यादा कौशल लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ईजी वाले व्यवसाय होते हैं। तो ये हमारी विशेषताएं हो गई। अगला टॉपिक है हमारा ट्रक कृषि किसे कहते हैं। तो इस खेती के अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है। फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी के आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। देखिए, जो सब्जियों की लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, बहुत जल्दी सब्जियां खराब हो जाती हैं, इसलिए फार्म से सब्जियां टूटती हैं और रात भर में मंडी पहुंचा दी जाती हैं। तो इसीलिए इसे हम ट्रक कृषि कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सहकारी कृषि। जब कृषकों का एक समूह अपनी भूमि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि करता है, तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। एक ग्रुप बनाकर जिसमें कृषि की जाती है वो हमारी सहकारी कृषि कहलाती है। उसके बाद ऋतु प्रवास। देखिए, प्रवास का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना हमारा प्रवास कहलाता है। ऋतु प्रवास क्या होता है? ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर तथा शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर पशु चारकों का होने वाला प्रवास ऋतु प्रवास कहलाता है। देखिए, जो पशु चारक होते हैं, पशुओं को चराने वाले होते हैं, वो ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय भागों में चले जाते हैं और शीतकाल में पर्वतीय भागों से मैदानी भागों में चले जाते हैं। तो यही वाला हमारा प्रवास क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है, क्योंकि ये ऋतुओं के कारण हो रहा है, मौसम के कारण हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है झूमिंग या फिर स्थानांतरणशील कृषि की विशेषता हमें बतानी है। देखिए, झूमिंग कृषि में क्या होता है? एक स्थान पर कृषि की जाती है, उसके बाद कुछ टाइम बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि होने लगती है। हमारी झूमिंग कृषि कहलाती है। तो इसकी हमें विशेषताएं बतानी है। इस कृषि में वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जा सकती हैं, पहली विशेषता है हमारी। उसके बाद इस कृषि में साधारण एवं परंपरागत साधनों का उपयोग होता है। उसके बाद इस कृषि में केवल खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद इस कृषि में
कृषि भूमि निरंतर बदलती रहती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्थान पर हमने कृषि कर ली, उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि करने लगते हैं लोग, फिर दूसरे स्थान को छोड़कर कुछ दिनों बाद तीसरे स्थान पर कृषि करने लगते हैं। तो ये यहाँ पर भूमि बदलती रहती है। झूमिंग कृषि में मानवीय श्रम का अधिकतम उपयोग किया जाता है। जो मानवीय श्रम होता है वो ज़्यादा यूज़ में आता है झूमिंग कृषि में। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डेयरी फार्मिंग की हमें विशेषताएं बतानी है। यह कृषि की एक विशेष पद्धति है जिसमें दुधारू पशुओं का पालन और प्रजनन पर विशेष बल दिया जाता है। देखिए दूध से रिलेटेड है डेयरी फार्मिंग। यह कृषि की एक विशेष पद्धति है जिसमें दुधारू पशुओं का, दुधारू पशु यानी दूध देने वाले, का पालन किया जाता है और उनके प्रजनन पर बल दिया जाता है। इसके बाद इसमें दूध के अन्य पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, क्रीम पाउडर आदि का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। व्यावसायिक यानी कि व्यवसाय करने योग्य, बेचने योग्य। उसके बाद दुधारू पशुओं के साथ साथ सुअर, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन भी किया जाता है। ये सब काम भी किए जाते हैं। देखिए मुर्गी पालन भी होता है, भेड़ बकरी पालन भी किया जाता है दुधारू पशुओं के पालन के साथ साथ। इस व्यवसाय में उत्तम चारागाह यानी कि पशुओं को चरने की व्यवस्था जहाँ होनी चाहिए, पशुओं के लिए बाड़े एवं उत्तम चारे का सुनिश्चित प्रबंध आवश्यक होता है। तो ये हमारी डेयरी फार्मिंग की विशेषताएं हो गई। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कृषि क्या है, इसके प्रकार बताते हुए किसी एक प्रकार की कृषि की व्याख्या करनी है हमें, या फिर गहन निर्वाह कृषि के प्रकार बताते हुए इसकी विशेषताएं हमें लिखनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कृषि क्या होती है। तो मृदा को जोतने, फसलें उगाने एवं पशुओं के पालन पोषण के विज्ञान एवं कला को हम कृषि कहते हैं। कृषि किसे कहते हैं? मृदा को जोतने, फसलें उगाने एवं पशुओं के पालन पोषण के विज्ञान एवं कला को हम कृषि कहते हैं। उसके बाद कृषि के प्रकार, सबसे पहला निर्वाह कृषि। देखिए निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है हमारा आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। सबसे पहला टाइप है हमारा निर्वाह कृषि। इसमें आते हैं दो, इसके सब टॉपिक हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। उसके बाद रोपण कृषि। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। चौथे नंबर पर मिश्रित कृषि। पाँचवें पर डेयरी कृषि। छठवें पर भूमध्य सागरीय कृषि। सातवीं पर बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान। उसके बाद सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। तो ये हमारे टाइप हो गए। सबसे पहला था हमारा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में है आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। उसके बाद रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। उसके बाद निर्वाह कृषि क्या होती है वो हम जान लेते हैं। देखिए निर्वाह कृषि के क्षेत्र में रहने वाले लोग स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अधिकांश भाग स्वयं उपयोग करते हैं। जो भी कृषि करते हैं, जितना भी पैदा होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उगाने वाले होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी निर्वाह कृषि कहलाती है। तो इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहला आदिकाल निर्वाह कृषि। तो आदिकाल निर्वाह कृषि को स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं या फिर झूमिंग कृषि आप बोल सकते हैं। यह कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की वनस्पतियों को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। जो वनस्पति जलाई जाती हैं उनकी जो राख बचती है, जो ऊपर वाली परत होती है, वो हमारी क्या उर्वरक का काम करती है, खाद का काम करती है। उसके बाद गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मॉनसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। यह दो प्रकार की होती है। देखिए इसमें भी दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। देखिए चावल प्रधान यानी कि जहाँ पर चावल की अधिकता होगी। इस प्रकार की खेती में चावल की फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेती का आकार छोटा होता है एवं कृषि कार्य में संपूर्ण परिवार लगा होता है। देखिए ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के कारण जो खेती का आकार होता है वो बहुत कम होता है और जो भी परिवार के सदस्य होते हैं वो सारे के सारे कृषि कार्य में लगे होते हैं। भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, भूमि का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उर्वरकता बनाए रखने के लिए गोबर के खाद का उपयोग किया जाता है। भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए गोबर के खाद का यूज़ किया जाता है। उसके बाद चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। मॉनसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच मृदा तथा अन्य भौगोलिक दशाएं चावल की खेती के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। जो मानसून होता है वहाँ का और ज़मीनें होती हैं वहाँ की, वो चावल के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ पर चावल की खेती नहीं होती है। ऐसे ठंडे और कम वर्षा वाले क्षेत्र उत्तरी चीन, उत्तर कोरिया एवं जापान में है। यहाँ गेहूँ, सोयाबीन, जौ, सरसों बोया जाता है। जहाँ पर चावल नहीं होते वहाँ पर क्या होता है, गेहूँ, सोयाबीन, जौ या फिर सरसों। तो ये हमारे टाइप हो गए। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा
गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं। सबसे पहला है जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। ये हमारे गहन निर्वाह कृषि की पहली विशेषता है। उसके बाद कृषि कार्य में कृषक का पूरा परिवार लगा होता है। कुछ भी कृषि होती है तो जो कृषक का पूरा परिवार होता है वो सारा का सारा लगा होता है कृषि कार्य में। इस कृषि में यंत्रों का महत्व अपेक्षाकृत कम होता है। मानव श्रम का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जो यंत्र होते हैं उनका उपयोग कम होता है और जो मानव का श्रम होता है वो ज़्यादा यूज़ में आता है। कृषि की गहनता अधिक होती है। एक वर्ष में 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं। गहनता मतलब कि मोस्ट फ्रिक्वेंट होती है, बार बार यूज़ होती है। उसके बाद इस कृषि में खाद्यान्न फसलों पर अधिक जोर दिया जाता है। जो खाने वाली फसलें होती हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यह कृषि अत्यधिक उपजाऊ भूमि और उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। यह हमारी विशेषताएं हो गई। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा गहन निर्वाह कृषि एवं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। हमें डिफरेंस बताना है कि गहन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है। इस कृषि में खेतों के आकार छोटे होते हैं। गहन निर्वाह कृषि में खेतों के जो आकार होते हैं वो छोटे होते हैं। और वाणिज्य कृषि में क्या होता है, इस कृषि में बड़े बड़े फार्मों पर खेती की जाती है। सबसे पहले में आकार छोटे होते हैं खेतों के, दूसरे में बड़े बड़े फार्मों पर कृषि की जाती है। उसके बाद यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और यह कृषि विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। सबसे पहला हमने देखा है किसका, गहन निर्वाह कृषि का, उसके बाद वाणिज्य कृषि का। उसके बाद इस प्रकार की कृषि में अधिकतर कार्य हाथ से किया जाता है गहन निर्वाह कृषि में। और वाणिज्य कृषि में क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में मशीनों का इस्तेमाल बड़े पैमानों पर किया जाता है। उसके बाद चौथा है हमारा, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, क्योंकि परिवार के सारे सदस्य उसमें लगे होते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि इसमें उत्पादन अधिक होता है क्योंकि जो यंत्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है और परिवार के सारे सदस्य इसमें नहीं लगे होते हैं। इस प्रकार की कृषि जापान, थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में की जाती है। कौन सी, गहन निर्वाह कृषि। और यह उत्तरी अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया में की जाती है वाणिज्य कृषि। तो ये हमारे गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में डिफरेंस हो गए। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, खनन से क्या आशय है। खनन की हमें विधियाँ बतानी है। तो भूगर्भ को खोदकर खनिजों को निकालने की क्रिया को खनन कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर चीज़ें होती हैं उनको खोदकर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, खनन। खनिज प्राकृतिक रासायनिक तत्वों का यौगिक है जो मुख्यतः अजैव क्रियाओं से बनता है। खनन क्या होता है, जो प्राकृतिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके यौगिक होते हैं जो अजैव क्रियाओं से बने होते हैं। पृथ्वी में जो खनिज होते हैं या फिर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं खोदकर उन निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। खनन की विधियाँ, सामान्यतः खनन के लिए 2 विधियाँ अपनाई जाती हैं जो खनन की उपलब्धता, अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। जो विधियाँ होती हैं वो किन चीज़ों पर निर्भर करती हैं, सबसे पहला खनिज की उपलब्धता, अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। पहला है हमारा धरातलीय खनन विधि। देखिए पहला है हमारा धरातलीय खनन विधि। खनन क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं खोदकर उन्हें निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। खनन का पहला टाइप है हमारा, खनन की इस विधि को विवृत खनन भी कहा जाता है। धरातलीय खनन विधि को हम विवृत खनन विधि भी कहते हैं। इस विधि को उन खनिजों के खनन के लिए प्रयोग किया जाता है जो धरातल के निकट ही कम गहराई पर पाए जाते हैं। धरातल के निकट कम गहराई पर पाए जाने वाले खनन के लिए धरातलीय खनन विधि यूज में आती है। यह सबसे सस्ती विधि होती है क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक उपायों एवं उपकरणों पर अधिक खर्च अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि जो भी खनन होते हैं वो कम गहराई पर होते हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट काम हो जाता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट विधि नहीं होती है, जो भी खनन होते हैं वो धरातल के पास ही होते हैं, ज़्यादा गहराई पर नहीं होते हैं, तो ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है भूमिगत खनन विधि। तो इस विधि का दूसरा नाम कूप की विधि भी है। यह खनिज धरातल के नीचे गहराई में होते हैं, ज़्यादा गहराई पर होते हैं, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो भी खनिज कम गहराई पर होंगे तो धरातलीय विधि से उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और जो ज़्यादा गहराई पर होंगे उन पर हम भूमिगत खनन विधि का यूज़ करेंगे। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई पर स्थित होते हैं जहां से भूमिगत नालियां खनिजों तक पहुंचाने के लिए फैली होती हैं। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन
धरातल तक किया जाता है। देखिए नालियाँ बना दी जाती हैं, उनसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। खनन में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्राविक आवागमन हेतु इसमें विभिन्न प्रकार की लिफ्ट, बेधक, माल ढोने की गाड़ियां और संचार की प्रणाली की आवश्यकता होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है, इसलिए बहुत सारे उपकरण लगाने होते हैं। लिफ्ट लगानी पड़ती हैं, गाड़ियां लगानी पड़ती हैं। खनन की अवधि जोखिम भरी होती है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का खतरा बना होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे होती है और नीचे बहुत सारे केमिकल्स भी निकलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है लोगों के लिए जो खनन के कार्य करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुधन पालन में हमें डिफरेंस बताना है। चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुधन। देखिए चलवासी पशुचारण का मतलब होता है जो पशु चालक होते हैं वो चलवासी होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाकर पशुओं को चराते हैं। चलवासी पशु चालक एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं और व्यापारिक पशुपालक केवल एक ही प्रकार के पशु रखते हैं। देखिए चलवासी पशुचारण एक ही प्रकार के रखते हैं, वाणिज्य या फिर व्यापारिक जो पशुपालक होते हैं वो एक प्रकार के रखते हैं। चलवासी पशुचालक बहुत प्रकार के रखते हैं और व्यापारिक पशुपालक एक प्रकार के पशु रखते हैं। पशु उत्पादकों का अधिकांश वक्त पशुपालकों द्वारा अपने जीवन यापन के लिए उपयोग कर लिया जाता है। चलवासी पशुचारण में जितनी भी चीज़ें पशुओं से प्राप्त होती हैं उनका परिवार में ही यूज़ कर लिया जाता है। उसके बाद जो वाणिज्य पशुधन होते हैं या फिर आप इनको बोल सकते हैं व्यापारिक पशुपालक होते हैं, पशुओं को दूध, मांस, ऊन, खालों आदि के लिए पाला जाता है। जो पशुओं से दूध, मांस और ऊन निकलता है उसके लिए पाला जाता है वाणिज्य पशुधन पालन में। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कि यह एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय है जो प्रमुख रूप से मानवीय श्रम प्रदान होता है। उसके बाद वाणिज्य पशुधन पालन वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला एक आधुनिक व्यापारिक व्यवसाय है। देखिए जो पहला वाला है हमारा, उसमें क्या किया जाता है, व्यवसाय नहीं माना जाता है बल्कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यूज किया जाता है। लेकिन दूसरे वाले में व्यापारिक पशुपालन में व्यापारिक रूप से किया जाता है और वैज्ञानिक ढंग से उसे करते हैं। चलवासी पशुपालन चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। देखिए आपने भेड़ वालों को देखा होगा, तो ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। व्यापारिक पशुपालन एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में किया जाता है, एक फार्म बना दिया जाता है, उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। एक फार्म बनाकर वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसके बाद चलवासी पशुचारण पद्धति में चारे की फसलें नहीं उगाई जाती, पर पशुओं को पूर्णतः प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर भी निर्भर रहना पड़ता है। जो चलवासी पशुचारण में होते हैं उनमें खेत बनाकर घास नहीं उगाया जाता है, बल्कि जो प्राकृतिक रूप से घास उगी होती है उसका यूज़ किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन में प्राकृतिक घास की कमी होने पर चारे की फसलें उगाई जाती हैं। अगर प्राकृतिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है तो खेतों में चारे उगाए जाते हैं। यह व्यवसाय सहारा मरुस्थल, पश्चिमी एशिया के मरुस्थल, मंगोलिया, मध्य चीन, तिब्बत व इंडीज के पर्वतीय भागों में और यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश में होते हैं। उसके बाद यह व्यवसाय न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में प्रमुख रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। तो हमने ये डिफरेंस देख लिए। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के हमें नाम बताने हैं। रोपण कृषि, देखिए रोपण कृषि का मतलब होता है पहले पौध तैयार कर लेना, 10-15 दिन की अगर हमारी पौध हो जाती है उसके बाद उसको रोप देना, ये हमारी रोपण कृषि कहलाती है। तो सबसे पहला है रोपण कृषि एक फसली कृषि है। एक फसली कृषि यानी कि एक ही फसल साल भर में ली जाती है, जिसमें कृषि एक फसल उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि एक साल में सिर्फ एक ही बार फसल ली जाती है। यह कृषि बड़े बड़े आकार के फार्मों पर की जाती है, बड़े बड़े खेत बना दिए जाते हैं, उन पर यह कृषि की जाती है। इस कृषि में सस्ते किंतु कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। इस कृषि में सस्ते और कुशल यानी कि जिन्हें नॉलेज होता है वो ही श्रमिक कार्य करते हैं। यह श्रमिक स्थानीय होते हैं, स्थानीय मतलब वहीं के होते हैं जहाँ पर यह कृषि होती है। इस कृषि से उत्पादित अधिकांश भाग निर्यात किया जाता है। निर्यात यानी कि वहाँ के लोग यूज़ नहीं करते हैं, कहीं और पर भेज दिया जाता है। उसके बाद यह कृषि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुखता से की जाती है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है
यह वृहद स्तरीय लांबोमुख उत्पादन कृषि प्रणाली है। उसके बाद कहाँ कहाँ होती है हमारी रोपण कृषि वो देख लेते हैं। भारत में चाय होती है, श्रीलंका में चाय होती है, मलेशिया में रबड़ होती है, ब्राज़ील में कॉफ़ी होती है और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केला होता है। पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोको होता है और फिलीपींस में नारियल का गन्ना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।